गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपके अरविंदा A1 चैनल पे। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी कुछ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो कुछ आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या परपोषी? तो पहले समझते हैं हम परजीवी क्या है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं, ठीक है। मृतजीवी का मतलब होता है जो मर गए हों, जो अपनी भोजन कार्बनिक रूप से लेते हों। स्वपोषी का मतलब होता है जो खुद से तैयार करते हो, दूसरों पे आश्रित नहीं होते हैं, अपने पे आश्रित होते हैं। परपोषी का मतलब भी वही होता है जो भोजन अपना तैयार करते हैं। परपोषी में जैसे बड़े बड़े कीड़े वगैरह आ गए, परजीवी में आ गए कि छोटे छोटे, इन दोनों का अंतर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो हमारी मृतजीवी कहलाते हैं, जो मरे हुए चीजों पे जो कार्बनिक रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रदान करते हैं, तो उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन के चलते हैं। कह रहे स्वपोषी भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O और CO2, इनमें से सभी। तो स्वपोषी यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि क्लोरोफिल से बनते हैं, सूर्य के प्रकाश, H2O, CO2, तो इनमें से सभी होगा। ये सभी आवश्यक हैं अपना स्वपोषी भोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड है छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? कौन सा रस निकलता है? तो यहाँ कह रहे जफर रस, तो यहाँ जफर रस ना हो के हमारा जठर रस होगा, जठर रस, ठीक है। एनामेल, CO2, O2, तो कौन सी हमारी रस निकलती है? तो हमारी इसमें से निकलती है जठर रस, ठीक है। जठर रस निकलती है, HCl निकलती है, ठीक है, जिससे हमारी भोजन पचती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में CO का कितना प्रतिशत है? हमारा जो वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, उसमें हमारा CO2 की कितनी प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, 0.003% और 0.21%। तो हमारा ऑप्शन होगा 0.03%। ये आपकी राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा क्या चीज है जो नहीं होता है? पानी का टूटना, CO का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या CO2 का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि सनलाइट, वाटर, सब चीज का यूज होता है। पानी का भी टूटना होता है, CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है। ये हमारा आंसर सही है, CO2 का मुक्त नहीं होता है। इनफैक्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का उपयोग होता है, CO2 का उपयोग होता है, CO का मुक्त होना, ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतः ग्रहण करता है? तो हमारा आंसर है कूटपाद। कूटपाद ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अमीबा अपना भोजन करता है। परिवहन ये गलत है, भोजन राजधानी ये भी गलत है, और केंद्रक ये भी गलत है। ये तीनों में से कुछ नहीं होता है, कूटपाद ही है जो हमारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी, हमारी ग्रसनी क्या है भाई? ये, ठीक है। निगल द्वार के द्वारा, कंठ द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा निगल द्वार, क्योंकि कंठ द्वार हमसे नहीं होता है, क्योंकि ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो निगल द्वार से, कंठ द्वार से नहीं, इसमें केवल आवाज आती है। मल द्वार तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला आंसर है निगल द्वार। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किस चीज की भाग है भाई? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद वो कहाँ जाती है? मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये हमारी इसकी भाग है छोटी आंत की। मुख गुहा भी नहीं है, आमाशय भी नहीं है, बड़ी आंत भी नहीं है, छोटी आंत। तो ये हमारा आंसर होगा छोटी आंत का।
नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर तक होती है? 8 से 9, 8 से 10, 6 से 10 या 8 से 6। तो इसका आंसर होगा बी। हमारा मुख गुहा का जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, सॉरी 8 से 10 मीटर लंबी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? वृक्क मतलब होता है किडनी। किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या बोमेन स्पूट। तो ये हमारा होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक हमारा गुर्दीय है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है तथा मूत्र को बनाने का कार्य करता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और इसकी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई भी हमारा क्या है? वृक्क का नेफ्रॉन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मनुष्य हमारा कौन से अंग से श्वसन की क्रिया करता है? ट्रैकिया से करता है, फेफड़े से करता है, गिल्स से करता है या नाक से करता है? नाक तो एक हमारा माध्यम हो गया कि हम उससे लेते हैं, बट प्रमुख जो अंग होता है वो हमारा होता है फेफड़ा। क्या होता है? तो फेफड़ा। ट्रैकिया भी गलत है, ट्रैकिया बाद में विभक्त हो जाता है। गिल्स, तो गिल्स हमारे मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो पाया जाता हो, गिल्स मछलियों में होता है। नाक एक माध्यम है, तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल जरूरी है भोजन बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी जरूरी है भोजन बनाने के लिए पौधों को। सूर्य का प्रकाश तो अति आवश्यक है, नेसेसरी है, उपयुक्त सभी। तो ये हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जरूरत है स्वपोषी पोषण के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड कह रहे हैं मानव हृदय में पाए जाते हैं वेश्म। वेश्म का मतलब होता है चैम्बर, ठीक है? 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या 5 वेश्म। तो इसका आंसर होगा 4 वेश्म। कोष्ठक भी जिसे कहते हैं, कोष्ठ जिसे कहते हैं, चैम्बर जिसे कहते हैं, तो वो होते हैं 4। मानव शरीर में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजवा है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये सभी क्या है? ये सभी परजीवी हैं। तो ये हमारा आंसर होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी के लिए हमारा सबसे मायने रखता है ये प्लाज्मोडियम, ठीक है? इसमें प्रोटोजवा भी नहीं आते हैं, लिस्मेनिया भी नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं आता है। हमारा आंसर होगा प्लाज्मोडियम, क्योंकि मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम सबसे, कह सकते हैं कि ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम ही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी या कोई नहीं? कोई नहीं। तो इससे पहला वाला क्वेश्चन था हमारा यही सड़ी गली चीज है, मृतजीवी। तो कवक की पोषण में भी यह हमारा मृतजीवी ही होता है, क्योंकि कवक भी हमारा मृत यानी सड़े गले कार्बनिक चीजों से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। समभोजी नहीं होता, स्वपोषी तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद से भोजन तैयार नहीं करता। और हमारा 4th ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं, तो ये हमारा कोई नहीं, हमारा पहला आंसर होगा मृतजीवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 mm, 100, 120 या 130। तो हमारा सामान्य जो हमारा रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम आम भाषा में बीपी भी कहते हैं, वो होता है 80 mm, ठीक है? हमारे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 120/80 होता है। ये होती है हमारे सामान्य आनुवंशिक यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त दाब की माप वैल्यू 120/80। तो यह हमारा आंसर 80 होगा सामान्य अनुशीतलन में, यानी नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो पहला हमारा लसिका जो कि बिल्कुल नहीं है। प्लाज्मा भी हमारा ब्लड का दो भाग होता
होते हैं, जिसमें से एक हमारा प्लाज्मा आता है, प्लेटलेट या कोई नहीं, लसिका भी नहीं है क्योंकि लसिका एक तरह द्रव्य पदार्थ है, ठीक है, प्लाज्मा भी नहीं है, प्लेटलेट्स और कोई नहीं, ये तो नहीं है। यह हमारा प्लेटलेट्स है जो हमारे रुधिर को रोकने में मदद करता है। मान लीजिए कोई कट फट गया तो प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे अवयव यानी एक्स्ट्रा ब्लड बहने के वजह से वो हमारे रोकता है, हमारा प्लेटलेट। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है कि यकृत से निकलता है, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा यकृत, क्योंकि अग्नाशय से भी हमारा पित्तरस नहीं निकलता, छोटी आंत से भी नहीं, और इनमें से ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ये हमारा आंसर है बी, यकृत से, क्योंकि बाकी सब में हमारा HCl होते हैं और भी रस होते हैं, लेकिन पित्तरस हमारा यकृत से ही निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाइरूवेट का विखंडन का यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइक्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। तो यह आंसर होगा इसका माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होती है, कोशिका द्रव्य में नहीं होती है, हरित लवक में भी नहीं होती है, केंद्रक में भी नहीं होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में हमारा पाइरूवेट का विखंडन होता है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा ये दोनों हमारा प्रोवाइड होता है, देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का सबसे लास्ट, तो CO और HO ये बिल्कुल गलत है, CO और ऊर्जा ये भी गलत है, HO की ऊर्जा ये भी गलत है, CO2 और H2O और ऊर्जा ये हमारा राइट आंसर है। CO2 प्लस H2O और ऊर्जा ये हमारी श्वसन की अंतिम भाग है। जो हम H2O क्या होती है, पानी होती है, CO2 हमारी एक प्रकार की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा ये हमारी अंतिम उत्पाद है, श्वसन का उत्पाद है जो हम करते हैं, लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा ये तीनों वगैरह के पूर्ण पाचन यानी पूर्णतः पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारा छोटी आंत, क्योंकि अमाशय भी नहीं है, यकृत भी भोजन पचाने का काम नहीं करता है, ठीक है। उस छोटी आंत और बड़ी आंत, तो पहले हमारी छोटी आंत आती है, इसका आंसर हमारा छोटी आंत होता है, जिसे हम क्षुद्रांत और बृहदांत्र भी कहते हैं। तो बृहदांत्र हमारी बड़ी आंत होती है, छोटी आंत का क्षुद्रांत कहते हैं। तो ये हमारी छोटी आंत में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों का हमारा पूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत में होती है। सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं सभी हरे पौधे? सभी लोग को पता है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब अपना भोजन खुद से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है स्वपोषी, यहाँ स्वशोषी लिखा हुआ है, जिसे आप लोग स्वपोषी भी कर सकते हैं, स्वपोषी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा स्वपोषी। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ स्वपोषी होता है जो भोजन खुद से बनाता है, तो वो है हरे पौधे जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। मृतजीवी नहीं होते हैं, परजीवी ये भी नहीं होते, इनमें से सभी नहीं। हमारा ऑप्शन ए राइट है, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 23 क्वेश्चन कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद, इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि अमीबा में क्या पाया जाता है, अमीबा अपनी भोजन कैसे ग्रहण करता है भाई, तो कुटपाद के द्वारा। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन में देख ही रहे होंगे क्या क्या लिखा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो साफ साफ आंसर आप लोग को दिख रहा है, तो ये है हमारा अमीबा, जो हमारा अमीबा कुटपाद कहते हैं, कुटपाद द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है। 24th क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंगक है, कौन सा है प्रकाश? तो पत्ती हमारा, लिप्स, स्ट्रोमा क्या है? तो पहले स्ट्रोमा जानते हैं कि ये स्ट्रोमा जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के आंतरिक भाग का एक द्रव्य है, क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक भाग का एक द्रव्य है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ग्राना क्या है? तो ग्राना एक क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक भाग है, आंशिक कोशिका है, और हरित लवक। तो इनमें से ये तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अंगक जो लेता है, जो सनलाइट से डायरेक्ट लेता है, वो है हमारा क्लोरोफिल, हरित लवक,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या एंड्रिनल है? तो हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये हमारी लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, 3 नहीं होती, 4 मनुष्य में होती हैं, केवल 1 नहीं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2। और मछली सांस किससे लेती है? तो गिल्स के द्वारा लेती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, मछली की हृदय की कोष्ठक की संख्या 2 और मनुष्य के हृदय की कोष्ठक की संख्या 4। ठीक है, कौन कौन से? तो आप लोग को पता है, 2 हमारा आलिंद्र होते हैं और 2 हमारा निलय होते हैं। ठीक है, और मछलियों में 2 होते हैं। ये सांस किससे लेती है? तो गिल्स के द्वारा लेती है। 27 क्वेश्चन कह रहे हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो सभी को पता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 कह रहा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिम्बाणु या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा रक्त का थक्का बनाने के सहायक होता है रक्त बिम्बाणु। यहाँ विषाणु होगा, मे बी विषाणु। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आरबीसी भी नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं है, रक्त विषाणु है या रक्त बिम्बाणु यहाँ लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 कह रहे हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है सबसे अधिक में? डब्ल्यूबीसी में, वर्णिक में, श्वेत रक्तकण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वर्णिक किसी में नहीं, क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया किस प्रकार की है? अपचयन है, संचयन है, विस्थापन है या अपचयन है? तो शरीर में भोजन जब पच जाती है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जब भोजन हमारे शरीर में पच जाती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। आज के लिए ही इतना ही। लाइफ प्रोसेस का जो भी वीवीआई क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, तो आज का ये क्वेश्चन आज के लिए यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप लोग को इस लाइफ प्रोसेस में कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।